नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत की बड़ी जीत, टीआरएफ को अमेरिका ने घोषित किया विदेशी आतंकी संगठन। ब्रिटेन में लोकतंत्र का नया दौर, 16 साल के युवाओं को मिला वोट का हक। भारत चीन रूस की आरआईसी वार्ता फिर शुरू करने के संकेत, बदले वैश्विक समीकरण। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में सीईओ का वायरल वीडियो, ऑफिस अफेयर पर छिड़ी बहस। देश की ओर उठी हर बुरी नजर का जवाब है ऑपरेशन सिंदूर, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका से भारत को मिली एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी की। अमेरिका ने भारत की बड़ी मांग पर एक अहम फैसला लिया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का ही मुखौटा संगठन है, जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान को मजबूत करेगा। टीआरएफ पर अब वित्तीय, यात्रा और कानूनी प्रतिबंध भी लगेंगे। इससे आतंकी संगठनों की कमर टूटने की उम्मीद है। अब बात करते हैं ब्रिटेन से आए एक बड़े लोकतांत्रिक फैसले की। ब्रिटेन सरकार ने बड़ा चुनावी बदलाव करते हुए अगला आम चुनाव 2029 से पहले मतदान की न्यूनतम उम्र 18 से घटाकर 16 करने की घोषणा की है। ये लेबर पार्टी के पिछले साल के घोषणा पत्र का हिस्सा था। इससे ब्रिटेन में स्कॉटलैंड और वेल्स की तरह अब 16 साल के युवा भी वोट डाल सकेंगे। इसके साथ ही पहचान पत्र प्रणाली का भी विस्तार किया जा रहा है, जिससे बैंक कार्ड का वोटिंग आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने कहा कि इससे लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होगा। साथ ही राजनीतिक चंदे पर भी सख्ती लाने की योजना है, ताकि शेल कंपनियों और विदेशी प्रभाव को रोका जा सके। ये खबर है भारत चीन रूस के बीच संभावित त्रिकोणीय सहयोग की। रणनीतिक साझेदार अमेरिका के तेवरों के बीच भारत ने अब कूटनीतिक पैंतरा दिखाया है। भारत ने चीन और रूस के साथ त्रिपक्षीय सहयोग यानी आरआईसी वार्ता को फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर की हालिया चीन यात्रा के बाद ये संकेत आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आरआईसी का मकसद आपसी सामंजस्य और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा है। चीन ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और कहा कि यह सहयोग क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को बढ़ाएगा। कुछ हफ्तों पहले रूस के विदेश मंत्री भी इस वार्ता को फिर से शुरू करने की बात कर चुके हैं। गौरतलब है कि आखिरी बार 2021 में आरआईसी देशों के वर्चुअल बैठक हुई थी। नाटो प्रमुख की ओर से भारत, चीन और ब्राजील को धमकी देने के एक दिन बाद भारत का ये संकेत खास अहमियत रखता है। अगली खबर है अमेरिका में वायरल हो रहे एक वीडियो की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन अपनी चीफ पब्लिक ऑफिसर क्रिस्टिन कैबोट को गले लगाए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट का है और कैमरा जब इन दोनों पर पड़ा तो वे असहज हो गए। गायक क्रिस मार्टिन ने मंच से मजाक में कहा, इनका अफेयर चल रहा है या ये बस शर्मीले हैं। इसके बाद ये वीडियो टिकटॉक, रेडिट और एक्स पर वायरल हो गया। एंडी बायरन की शादीशुदा स्थिति और ऑफिस अफेयर की अटकलों ने वर्क प्लेस रिलेशनशिप पर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि दोनों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की आंच अब कांग्रेस नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक आ पहुंची है। शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निजी निवास स्थान पर दबिश दी है। इसकी जानकारी भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का आबकारी घोटाला 2100 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ का हो गया है। मामले में एजेंसियां लगातार जांच कर रही है। ईडी टीम ने मंगलवार को होटल कारोबारी विजय अग्रवाल के भिलाई स्थित निवास के साथ साथ होटल और कई अन्य ठिकानों पर छापा मारा था। बता दें कि छापेमारी के दौरान विजय अग्रवाल के जुड़े गोवा और दिल्ली के ठिकानों पर भी टीम ने दबिश दी थी, जिसमें ईडी को 70 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। होटल कारोबारी में विजय अग्रवाल पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अब शुक्रवार को सुबह तड़के ईडी ने भूपेश बघेल के घर छापा मार दिया है। भूपेश बघेल ने किया ट्वीट। इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईडी आ गई। आज विधानसभा के सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दी है।
यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह के देश पर बुरी नजर रखने वालों के खिलाफ कड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुनिया को साफ संदेश मिल चुका है कि भारत किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। जयपुर में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अब निर्णायक कार्यवाही करता है। उन्होंने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया और कहा कि मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब घर में घुसकर बदला लेने की परंपरा शुरू की है। शाह ने सहकारिता मंत्रालय की उपलब्धियों को भी गिनाया और बताया कि कैसे गांव गरीब किसान की पहुंच में ये व्यवस्था लाई गई है। उन्होंने कहा कि भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मोदी सरकार के नेतृत्व में 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये भारत के बदलते चेहरे की गवाही है। इस वक्त एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। खबर के अनुसार दिल्ली के स्कूलों को उड़ाने की धमकियों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। शुक्रवार सुबह फिर से राजधानी के करीब 20 स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल मिले हैं। सबसे पहले पश्चिम बिहार के रिचमंड ग्लोबल स्कूल और रोहिणी सेक्टर 3 स्थित अभिनव पब्लिक स्कूल को उड़ाने की धमकी मिली है। इसके तुरंत बाद रोहिणी सेक्टर 24 के सावरन स्कूलों को भी ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई। धमकी मिलते ही सभी स्कूलों में हड़कंप मच गया। बच्चों और स्टाफ को तुरंत बाहर निकाला गया। दमकल विभाग और पुलिस की टीमें स्कूलों में सघन जांच कर रही है। बम निरोधक दस्तों को भी अलर्ट पर रखा गया है। दमकल विभाग के मुताबिक अभिनव स्कूलों को सुबह 8 बजे और सावरन स्कूल को 8:16 पर धमकी मिली है। हालांकि अब तक किसी भी स्कूल में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। पुलिस ने ईमेल भेजने वाले की तलाश शुरू कर दी है और इसे साइबर सेल को जांच में लगाया गया है। इससे पहले भी मई और जून में दिल्ली के दर्जनों स्कूलों को इसी तरह की धमकी मिल चुकी है। लगातार मिल रही इन धमकियों से दिल्ली के स्कूलों में दहशत का माहौल है। परिजन भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जबकि पुलिस इसे साइबर उत्पादन मान रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर छानबीन में जुटी है। अब सीधे रुख करते हैं देश में बारिश से जुड़े हालातों पर। दिल्ली एनसीआर में जहां लोग अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं देश के कई राज्यों में पानी आफत बनकर बरस रहा है। राजधानी में कभी कभार बादल तो छाते हैं, लेकिन बारिश गायब है। गर्मी और उमस से लोग बेहाल है। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की संभावना जताई है, लेकिन आसमान अब भी बेरुमान बना हुआ है। उधर यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड और उत्तराखंड में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रयागराज और पटना जैसे शहरों में नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। मार्गों की मरम्मत जारी है। केरल के कोझिकोड में भूस्खलन और कासरगोड में नदियां खतरे के निशान पर है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड, मल्लपुरम और कन्नर में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। देहरादून में भी रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर देश का आधा हिस्सा बारिश से जूझ रहा है और अब दिल्ली भी हर रोज बूंदों का इंतजार कर रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने वाड्रा पर आपराधिक अभियोजन शिकायत दायर की है। ईडी का आरोप है कि वाड्रा ने बिना एक भी पैसा खर्च किए 58 करोड़ रुपए की जमीन डील की। गुरुग्राम के शुकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के लिए नाम रजिस्टर की गई है, लेकिन उस वक्त स्काईलाइट के
खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए थे। 7.5 करोड़ का चेक भी कभी भुनाया नहीं गया। स्टैंप ड्यूटी तक ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने चुकाई है, जबकि जमीन का लैंड यूज बाद में बदलाव कर डीएलएफ को बेच दिया गया। 4 साल बाद यही जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी गई और यही से शक की सुई घुमी। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी नियमों की अनदेखी कर बिना पूंजी के भारी मुनाफा कमाया। चार्जशीट में 11 व्यक्ति और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें वाड्रा की कंपनियां भी शामिल है। ईडी ने अब तक वाड्रा से कई दौर की पूछताछ की है और उनकी 43 संपत्तियों को कुर्क की जा चुकी है। इनमें राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब और गुजरात की संपत्तियां शामिल है। बीकानेर जमीन घोटाले और लंदन बंगलों की जांच भी वाड्रा के खिलाफ जारी है। वाड्रा का कहना है कि सब राजनीतिक प्रतिशोध है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई को मोदी सरकार की बदले की राजनीति बताया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जमीन खरीदी बिक्री अपराध कब से हो गया है। अब इस केस में अगला बड़ा मोड़ तब आएगा जब कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। अगर अदालत ने मामला स्वीकार किया तो रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र से एक बड़ी और सख्त घोषणा आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एससी प्रमाण पत्रों को लेकर साफ कर दिया है कि ये सिर्फ हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों के ही लिए मान्य होगा। राज्य में अन्य धर्मों के लोग अगर फर्जीवाड़ा करके ये प्रमाण पत्र ले रहे हैं तो अब सावधान हो जाए। सरकार ऐसे सभी फर्जी एससी सर्टिफिकेट रद्द करने जा रही है और सरकारी नौकरी में इसका फायदा उठाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा है, जबरन या धोखे से धर्मांतर के मामलों पर भी अब सरकार शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए विशेष कानून लाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें दोषियों से वेतन व अन्य लाभ की रिकवरी भी होगी। फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के 26 नवंबर 2024 के फैसले का जिक्र करते हुए दो टूक कहा, एससी आरक्षण सिर्फ हिंदू, बौद्ध और सिखों के लिए है, किसी और धर्म के लिए नहीं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने माना कि झुग्गी इलाकों में जबरन धर्मांतर की घटनाएं होती है, जिन पर अब सरकार एक्शन लेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो सरकार उसमें दखल नहीं देगी, लेकिन लालच, जोर जबरदस्ती या छल से कराए गए धर्मांतर पर अब नहीं चलेगा कोई समझौता। महाराष्ट्र की महायुति सरकार अब फर्जी एससी प्रमाण पत्र और जबरन धर्मांतर दोनों पर सख्त रवैया अपनाने के मूड में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनारस दौरे की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय काशी दौरे पर है। गुरुवार को उन्होंने सबसे पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया और फिर बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उनके मंदिर में प्रवेश की सूचना मिलते ही भारी संख्या में समर्थक जुट गए और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सारनाथ में स्थित केंद्रीय तिब्बती संस्थान में सेवा रिगपा अस्पताल समेत कई परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया। काशी के इस दौरे को विकास कार्यों की निगरानी और धार्मिक जुड़ाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब बात साउथ इंडस्ट्री से आई एक बड़ी खबर की। तमिल फिल्म वेट्टुअम की शूटिंग के दौरान नागापट्टिनम में एक दर्दनाक हादसा हो गया था। एक स्टंट सीन फिल्माते वक्त स्टंटमैन राजू की गाड़ी पलटी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि सेट पर हर कोई सुन्न रह गया। फिल्म डायरेक्टर पा रंजीत की इस फिल्म में ये स्टंट शूट हो रहा था। इस घटना ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या स्टंट आर्टिस्ट की जान की कोई कीमत नहीं। इसी बीच एक राहत भरी खबर आई है और वो जुड़ी है अक्षय कुमार से। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने देश भर के करीब 650 स्टंटमैन और स्टंट वुमन का बीमा कराया है। ये बीमा सिर्फ दिखावा नहीं, इसमें 5 से 5.5 लाख तक का कैशलेस इलाज शामिल है। चोट लगने पर इलाज और दुर्घटना की स्थिति में पूरा कवरेज मिलेगा। ये वो लोग हैं जो पर्दे पर हीरो को हीरो बनाते हैं और अक्षय कुमार खुद एक्शन से जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बीमा योजना की शुरुआत की। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कई स्टंट को ऑडियंस ने इस पहले ही तारीफ की है। अब जरा नजर डालते हैं उस नए चेहरे पर जिसने डेब्यू से पहले ही बी टाउन में हलचल मचा दी है। बात हो रही है आहान पांडे की, चंकी पांडे के बेटे, और फिल्म है सयारा, जो रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है। 18 जुलाई को रिलीज हो रही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने सभी को चौंका दिया है। जहां इब्राहिम अली खान अपनी डेब्यू फिल्म को लेकर चर्चा में है, वहीं आहान ने एडवांस टिकट बिक्री से उन्हें पीछे छोड़ दिया है। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा की एडवांस कमाई हो चुकी है और टिकटों की बुकिंग लगातार तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र में सयारा के शो फुल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी फिल्म की बात हो रही है। सलमान खान की फिल्म तारीफ कर चुके हैं, जिससे इसका क्रेज और बढ़ गया है।
टीजर, पोस्टर और प्रमोशन, हर फ्रंट पर आहान ने खुद को साबित करने की पूरी तैयारी कर ली है। कहानी है एक इमोशनल लव स्टोरी की, जो दर्शकों का दिल छूने का दावा कर रही है। यशराज बैनर के तले बनी ये फिल्म रिलीज से पहले ही हिट का तमगा पा चुकी है। अब सबकी निगाहें 18 जुलाई पर टिकी है, जब सैयारा बड़े पर्दे पर दस्तक देगी और आहान खुद को बतौर स्टार पेश करेंगे। फिलहाल आवाज इंडिया समाचार में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।